टाइम था 25 जुलाई 2025 का और जगह थी बिहार के समस्तीपुर का लंघुनिया गांव। जब रात का टाइम हो चुका था और इसी गांव में रहने वाला एक टुनटुन नाम का व्यक्ति रात को खाना वगैरह खा लेने के बाद जाकर सोने की तैयारी करने लगता है। वो जाकर अपनी खाट पर इस टाइम लेट भी चुका था, लेकिन तभी उसे अपने बेटे सोनू कुमार झा की याद आती है कि अभी तक वो वापस काम से लौटकर नहीं आया है। वो अपने बेटे को लेकर बहुत ज्यादा चिंता किया करता था, क्योंकि इसका बेटा पहले तो मेहनत मजदूरी पर जाया करता था, लेकिन इस टाइम वो एक ऑटो रिक्शा चलाया करता था। वो चिंता तो इस बात को लेकर कर रहा था कि पहले तो उसका बेटा कुछ भी नहीं किया करता था, उसके बाद उन्होंने उसकी शादी करवा दी। ये बात सोची कि शादी के बाद ये सुधर जाएगा, ज्यादातर इसका यूं ही घूमना फिरना बंद हो जाएगा, और बिल्कुल ऐसा ही होता भी है। सोनू कुमार जब से कि उसकी शादी हुई थी वो अपने काम पर फोकस करने लगा था, लेकिन शादी के कुछ एक दिनों बाद से ही उसने शराब पीनी शुरू कर दी। इसकी पत्नी स्मृति भी इस बात से बहुत ज्यादा परेशान रहा करती थी। उसने टुनटुन झा को भी इस बारे में कहा था कि उसका पति अब सिर्फ शराब नहीं पीता है, जबकि शराब पीकर वो उसे मारने भी लगता है। लेकिन स्मृति को इस बात का विश्वास था कि जब इन्हें बच्चे हो जाएंगे, थोड़ी जिम्मेदारी इनके ऊपर आएगी, तो सोनू कुमार झा सुधर जाएगा। लेकिन शादी के 2-3 साल बाद ही इन्हें लड़की हो जाती है, लेकिन सोनू कुमार झा तो बदलने का नाम ही नहीं ले रहा था। अभी भी वो लगातार शराब पीता जा रहा था। धीरे धीरे कर जैसे जैसे टाइम बीतता है, तो अब सोनू कुमार झा को एक लड़का भी हो चुका था, और अब तो उसके शराब पीने के हालात इतने ज्यादा बुरे हो चुके थे कि वो जब भी ऑटो रिक्शा अपनी चलाने के लिए जाया करता था, तो आधी बार तो वो दिन में जब ऑटो रिक्शा को चलाता उस टाइम भी शराब पी रहा करता था। रात को तो जमकर उसका शराब पीना पक्का था ही, और कभी कभी तो वो इतनी ज्यादा शराब पी लिया करता था कि वो वापस घर पर ही नहीं पहुंच पाता। बीच रास्ते में ही कहीं पर भी अपनी ऑटो को साइड में लगाकर वो वहीं पर लेट जाया करता था। रात को जिस टाइम भी उसकी नींद खुलती, कभी कभार तो सुबह ही उसकी नींद खुला करती थी, और उसके बाद सोनू कुमार झा अपने घर पर पहुंचता और खाना खाकर दोबारा से रिक्शा चलाने के लिए निकल पड़ता। और इन्हीं सब चीजों के बारे में टुनटुन झा अपनी खाट पर लेटे हुए सोच रहा था। वो अपनी बहू स्मृति को भी ज्यादा परेशान नहीं करना चाहता था, और जब उसने ये चीज देखी कि यह लड़का रात को बहुत ज्यादा लेट घर पर आता है, तो उसने अपने मेन गेट की बजाय उसकी एंट्री पीछे से करवानी शुरू कर दी। उन्होंने एक दरवाजा घर के पीछे लगवा दिया, उसकी एक चाबी उन्होंने सोनू कुमार झा को दे दी, और ये बात कही कि भाई तू सुधरने का तो नाम ले नहीं रहा है, जहाँ पता नहीं तू रात को कितने कितने बजे तक वापस घर पर पहुंचता है, उससे मुझे भी दिक्कत होती है, दूसरी तरफ तुम्हारी पत्नी को भी दिक्कत होती है, तो ये पकड़ो चाबी, इसे खोलकर तुम अपने आप ही घर के अंदर आ जाया करो, नहीं तो रात को आकर तुम दोबारा से दरवाजा खटखटाओगे और इसी चक्कर में हमारी नींद खराब हो जाती है। सोनू कुमार झा अभी भी सुधरने का नाम नहीं ले रहा था, और वो अपनी पत्नी को शराब पीकर अभी भी पीटा करता था। लेकिन जैसे ही 25 तारीख को टुनटुन झा अपने कमरे में आराम से सोता है, तो अगली सुबह जैसे ही उसकी नींद खुली, तो उसे पता चलता है कि यहाँ पर आसपास में कोई रो रहा है। उसकी अब नींद पूरी तरीके से खुल चुकी थी। जैसे ही वो चप्पल पहनकर घर से बाहर निकलने की कोशिश करता है, तो उसे पता चलता है कि ये सारी की सारी रोने की आवाजें, एक महिला जो यहाँ पर रो रही है, वो आवाज इनके घर के बाहर से नहीं, जबकि घर के अंदर से ही आ रही है। और ये रोने वाला कोई और नहीं, जबकि उसके लड़के सोनू कुमार झा की पत्नी स्मृति ही है। वो दूसरे कमरे में जाकर अपनी बहू से पूछने लगता है कि आखिरकार क्या हुआ, वो इतना ज्यादा बुरे तरीके से क्यों रो रही है। स्मृति झा इस टाइम नीचे ही बैठी हुई थी, और उसने अपने पति सोनू कुमार झा को अपनी गोद में ले रखा था। वो उसे लेकर काफी ज्यादा बुरे तरीके से रो रही थी, और इसकी रोने की आवाजों को सुनकर तब तक इनके पड़ोसी भी घर पर आ चुके थे। उन्होंने आकर पूछा कि आखिरकार स्मृति को क्या हुआ, वो इतना ज्यादा बुरे तरीके से क्यों रो रही है। तो स्मृति ने ये बात बताई कि उसे इन सारी ही चीजों के बारे में कुछ भी नहीं पता, बस अभी कुछ एक देर पहले ही वो लगभग 5-5:30 बजे उठी थी। उसके बाद जैसे ही वो अपने पति को संभालने के लिए जाती है कि रात को आज फिर से वो लेट आया था, क्योंकि जब वो लोग सो रहे थे उस टाइम तक सोनू कुमार झा वापस घर पर नहीं आया था, तो उसकी पत्नी वेट करके रात को सो जाती है। लेकिन अब जैसे ही उसकी नींद खुली, तो उसके दिमाग में ये बात आई कि पता नहीं अभी तक उसका पति वापस घर पर लौट कर आया है या नहीं। लेकिन जैसे ही वो
दूसरे कमरे में पहुंचती है तो वहां पर उसने पहुंचकर देखा कि इसके पति के हाथ में एक बिजली का तार है और ये अपनी जान गंवा चुका है। रात को शायद नशे नशे में इसने बिजली को हाथ लगा लिया और उसके बाद इसकी जान चली जाती है। घटना 1 बजे में लेकिन गाड़ी चला के ओकर बाद हमरा साथ झगड़ा करलखिन। ओकर बाद फिर झगड़ा कऽ के एक दिन के तो नहीं रहे जे हम बुझतियै रहे, डेली के झगड़ा रहे, खाइत पियत रहथिन, डेली झगड़ा करैत रहथिन। ओकर बाद सुत रहलियै हम, सुबह 4 बजे में उठलियै तब देखै छियै उतार लाइन वाला लग गल, तब हम गेट खोल के पहले पलक निकाल लिये, ओकर बाद गेट खोल के बजे ओकर बाद गेट खोल के निकाल लिये, गेट खोल के हल्ला कर लिए निकाल लिए। गलदर पर उनका निशान केना हो गेलै? निशान हमें नहीं देखलिए, लेकिन तो मुंह ई रहे फूटल, खून बहत रहे, पैंट आर में पूरा गंदा लगले है, पैंट आर सब कादो आर लगले है। की नाम भेल अहाँके? सुष्मिता देवी। हम झगड़ा किए होइ छलै, कोन बात केलक? झगड़ा हमरा कोनो नया बात नहीं रहे, घर में पूछ सके छी गार्जियन से, मतलब होते रहते कथी ले होइत रहे, की दिक्कत रहे? पियत खाइत रहथिन तो डेली झगड़ा होबे करैत रहे। की नाम भेल? सुष्मिता देवी। हुनकर की नाम रहा? सोनू कुमार झा। लेकिन यहाँ का जो मंजर था वो थोड़ा अजीब था, क्योंकि इनके पड़ोसियों ने देखा कि इस टाइम सोनू कुमार झा सिर्फ और सिर्फ अंडरवियर में है, इसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं है और दूसरी तरफ इसके पीठ पर, इसके शरीर के काफी सारे हिस्सों पर इस टाइम लाठी और डंडों के निशान है। इसका तो एक हाथ भी टूटा हुआ है। आखिरकार बिजली के झटके लगने से इस तरीके से निशान कैसे लग सकते हैं? तो उन्होंने तब तक पुलिस के पास तो कॉल कर ही दिया था और पुलिस जैसे ही यहाँ पर पहुंचती है तो उन्होंने स्मिति से ही पूछना शुरू किया कि हाँ जी मैडम, आखिरी टाइम में आपने यहाँ पर क्या कुछ देखा था? क्योंकि क्राइम सीन के पास जो बंदा सबसे पहले पहुंचा था, जिसने की डेड बॉडी को देखा था, वो आप ही हैं। तो स्मिति ने मना कर दिया कि उसे ज्यादा कुछ तो नहीं पता, बस इतना ही पता है कि जब अगली सुबह उसकी नींद खुलती है तो उसका पति कुछ ऐसी हालत में यहाँ पर पड़ा हुआ था। उसने उसे जगाने की कोशिश की, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि ये जो बिजली की डोरी यहाँ से आई हुई है ये उसके ऊपर पड़ी हुई है और यही कारण है कि करंट के झटके लगने के कारण शायद इसने अपनी जान गंवा दी होगी। लेकिन पुलिस ने जब उसे बारीकी से देखना शुरू किया तो पुलिस ने पाया कि इस टाइम इसके हाथ की एक हड्डी टूटी हुई है, दूसरी तरफ इसकी आंखें पूरे तरीके से काली पड़ चुकी है, इसके मुंह से, इसकी आंखों से खून निकला हुआ है, लाठी डंडों के इसके ऊपर काफी सारे निशान लगे हुए हैं और ये सारी चीजें बिजली के कारण तो नहीं हो सकती। तो पुलिस ने जब स्मिति से और ज्यादा डिटेल से पूछा तो स्मिति कभी तो कुछ बता देती, कभी कुछ बता देती और उसके जितने भी बयान पुलिस के द्वारा लिए गए थे उन सभी में थोड़ा थोड़ा गैप था। तो पुलिस को अब यही शक होने लगता है कि जरूर इस महिला ने ही यहाँ पर कुछ न कुछ कांड किया है, जिसके चलते पुलिस ऑफिसर्स स्मिति को अपने साथ पकड़कर पूछताछ के लिए लेकर जाते हैं और जब उससे वहां पर थोड़ा मशक्कत करके पूछताछ की जाती है तो ये बात पता चलती है कि सोनू कुमार ने जो अपनी जान गंवाई है वो स्मिति के कारण ही गंवाई है और इस कांड में ये अकेली नहीं थी, जबकि इनके यहाँ पर पड़ोस में ही रहने वाला एक और लड़का हरिओम भी इसके साथ मिला हुआ है। उसने ये सारी की सारी कहानी डिटेल से पुलिस को बतानी शुरू की। उसने पुलिस को बताया कि उसके बच्चे जब स्कूल से पढ़ाई करके घर पर वापिस आ जाया करते थे तो ये अच्छे से यहाँ पर पढ़ाई नहीं करते थे, जिसके चलते सोनू कुमार झा ने घर पर ही इनका ट्यूशन लगवा दिया और इन्हें ट्यूशन देने के लिए आने वाला कोई और नहीं जबकि हरिओम ही था। इस टाइम स्मिति को सोनू कुमार काफी ज्यादा बुरे तरीके से मारा करता था, क्योंकि जब वो शराब पी कर आ जाता तो वो आधा तो होश में ही नहीं रहा करता था और छोटी मोटी भी अगर गलती स्मिति से हो जाती तो वो उसे बेरहमी से मारना शुरू कर देता। वो ये चीज नहीं देखता था कि इसे कहाँ पर लग रही है। एक दिन ऐसा भी आया जब हरिओम इनके यहाँ पर बच्चों को पढ़ाने के लिए आया हुआ था तो उसने स्मिति को ऐसी हालत में देख लिया और जब उसने पूछना शुरू किया कि उसे इतने सारे निशान आखिरकार कहाँ से लग गए, क्योंकि उसे मारने के जो निशान थे वो उसके हाथ, पैर और मुंह पर बिल्कुल साफ साफ देखे जा सकते थे। पहले तो स्मिति ने इन सारी ही चीजों को छिपाने की कोशिश की, उसने डिटेल से कुछ भी हरिओम को नहीं बताया, लेकिन हरिओम जब और आराम से उसे पूछने की कोशिश करता है बड़े ही प्यार से तो स्मिति टूट जाती है, क्योंकि इस तरीके से प्यार से सोनू तो उससे बात नहीं किया करता था, लेकिन हरिओम ने जब उससे बातें करनी शुरू की तो वो उसे सारी की सारी चीजें
डिटेल से बताने लगती है और उसके बाद हरिओम यही बात कहता है कि वो उसे तो नहीं रोक सकता लेकिन वो उसका ख्याल जरूर रखेगा। और यही बात बोलकर हरिओम भी वापस अपने घर पर चला जाता है। जब भी ये इन बच्चों को यहाँ पर पढ़ाने के लिए आया करता था तो कभी तो वो जल्दी आ जाता, कभी थोड़ा लेट इनके घर से जाया करता था और इसी टाइम इन दोनों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल पड़ता है। हरिओम इस टाइम बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी किया करता था। वो सोनू को काफी अच्छे से जानता था कि ये तो ऑटो चलाता है, रात को भी ये टाइम से अपने घर पर नहीं आता तो दिन में कहां से आने लगा। और यही कारण था कि धीरे धीरे कर ये दोनों ही लोग एक दूसरे के बहुत ज्यादा नजदीक आ जाते हैं। फिजिकल रिलेशन अब इन दोनों के ही बीच बनने लगा था। लेकिन एक दिन ऐसा भी आया जब सोनू कुमार झा के लड़के ने ये सारी ही चीजें देख ली। उस टाइम तो उसने अपनी माँ से कुछ भी नहीं कहा, लेकिन जैसे ही रात को उसके पिता वापस घर पर लौट कर आते हैं तो उसने सारी ही चीजें अपने पिता को डिटेल से बताई कि आज माँ यहाँ पर कुछ ऐसा कर रही थी, उसका टीचर उसकी माँ के साथ कुछ ऐसा कर रहा था। जिसे कि सुनकर सोनू कुमार झा बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उसने उसी टाइम अपनी पत्नी स्मिति को पीटना शुरू कर दिया। उसके बाद स्मिति ने इन सारी ही चीजों के बारे में हरिओम को बताया, लेकिन दूसरी तरफ सोनू ने हरिओम की उस टाइम तक छुट्टी कर दी थी। उसने ये बात कही कि भाई हमें पढ़ाई करवाने की कोई जरूरत नहीं और इसके अलावा उसने यहाँ पर आस पड़ोस में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को इन सारी ही चीजों के बारे में कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि उसको ये लगता था कि किसी को भी पता अगर चलेगा तो इनके घर की ही इज्जत खराब होगी, लोग तरह तरह की इनके बारे में बातें बनाएंगे। तो वो वहीं पर इस सारे के सारे सिलसिले को खत्म कर देना चाहता था। उसने हरिओम की छुट्टी कर दी। दूसरी तरफ उसके बच्चों को ये बात बोल दी कि वो अपने आप ही पढ़ने लग जाएं। लेकिन हरिओम और स्मिति एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते थे, जिसके चलते तरह तरह से वो इनसे आपस में मिलने की कोशिश करते रहा करते थे। और उसके बाद टाइम आता है 25 जुलाई 2025 का, जब रात का टाइम हो चुका था और सोनू कुमार तो और दिनों की तरह बीच रास्ते में ही कहीं पर शराब पीकर इस टाइम तक लेट चुका था। दूसरी तरफ स्मिति और हरिओम फोन पर इस टाइम बातें कर रहे थे। स्मिति ने बता दिया कि इस तरीके से अभी तक उसका पति घर पर नहीं आया है और पीछे वाले दरवाजे से, जो कि इसके ससुर के द्वारा आखिरी टाइम में बनवा दिया गया था सोनू कुमार के लिए, उसकी दूसरी चाबी स्मिति के पास ही है, तो वो यहाँ पर आराम से आ सकता है उससे मिलने के लिए। हरिओम रात को ही वहीं पर जा पहुंचता है 25 तारीख को। और जब ये लोग रात को एक दूसरे के साथ रोमांटिक रिलेशनशिप बना रहे थे कि उसी टाइम नशे में धुत सोनू कुमार वापस अपने घर पर आ जाता है। और यहाँ पर आने के बाद उसने अपनी पत्नी को देखा कि अभी भी वो बच्चों के ट्यूशन टीचर हरिओम के साथ यहाँ पर रिलेशन बना रही है, तो वो उनके ऊपर गुस्सा होने लगता है। लेकिन इस टाइम ये बहुत ज्यादा नशे में था, जिसके चलते इन दोनों ने ही इसे अपने कब्जे में ले लिया। और उसके बाद इन्होंने काफी ज्यादा बेरहमी से लाठी डंडों से इसे पीटना शुरू कर दिया। हरिओम ने वहीं पर साइड में रखी हुई एक केतली को उठाया और इसके सिर में दे मारा। उसके बाद वो लाठी डंडों से लगातार इसे पीटता जा रहा था। और दूसरी तरफ सोनू कुमार झा, जो कि पहले ही बहुत ज्यादा नशे में था, जब उसे 2-4 डंडे लगते हैं तो वो पूरी तरीके से बेहोश हो जाता है। ये लोग उसके बाद इसका गला घोटने की कोशिश करते हैं वहीं पर पड़े हुए एक तार से, लेकिन ये लोग कंफर्म हो जाना चाहते थे क्योंकि अगली सुबह जैसे ही अगर इसकी जान अगर बच जाती तो ये यहाँ पर आस पड़ोस में सभी लोगों को ये सारी ही चीजें बता देता और उसके बाद इन दोनों ही लोगों की बहुत ज्यादा बेइज्जती होने वाली थी। इस बारे में स्मिति को काफी अच्छे से पता था कि ये बंदा कितनी ज्यादा शराब पीता है। इनका पूरा का पूरा गांव इस बारे में काफी अच्छे से जानता है। तो वो लोग वहीं पर रखे हुए तार को स्विच में लगाते हैं और उसके बाद वो तार सोनू कुमार झा को लगा देते हैं, जिसके बाद की ये बात कंफर्म हो चुकी थी कि अब तो ये अपनी जान गंवा ही चुका होगा। लेकिन ये लोग यहीं पर रुकने वाले नहीं थे, जबकि उसकी बॉडी को वहीं पर साइड में रखकर वो लोग वहीं पर दोबारा से फिजिकल रिलेशन बनाने लगते हैं। रात को दोनों ही जब सेटिस्फाई हो चुके थे तो हरिओम वापस अपने घर पर चला जाता है और इन सारी ही चीजों के बारे में स्मिति को तो काफी अच्छे से पता था कि सुबह उठकर उसे एक्टिंग किस तरीके से करनी है। सुबह में एक सूचना मिली कि लगुनिया रवकंठ वार्ड नंबर 46 में सोनू झा का शव उनके घर के कमरा में पाया गया है। तत्काल पुलिस को सूचित करते हुए थाना अध्यक्ष को वहां भेजा गया। वहां पर विधिवत घटनास्थल का भी निरीक्षण किया गया। एफएसएल की टीम वहां पहुंची। घटनास्थल के निरीक्षण के क्रम में उनके शव पर जो सोनू झा
मृत पाए गए। उनके शव पर सिर पर जख्म पाया गया, अंगुली में जख्म पाया गया और वहां पर घटनास्थल पर खून भी पाया गया। एक तार, बिजली का तार भी निकट पाया गया। तत्काल वहां पर उनको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, जहां पर विधिवत पोस्टमार्टम भी कराया गया है। ये तथ्य आया है कि मृतक की पत्नी का लगाव जो है वहां एक ट्यूशन पढ़ाने वाले व्यक्ति से था। तो रात में मृतक की पत्नी के साथ जो ट्यूशन पढ़ाने वाले हैं उनके साथ देखा गया। इसी के क्रम में मृतक सोनू झा और जो पत्नी से लगाव रखने वाले दोनों के बीच मारपीट हुई और मारपीट के दौरान जो चोट आई है और उसी कारण उसकी मृत्यु हुई है। इस बिंदु पर गहराई से अनुसंधान किया जा रहा है। वो 5 साढ़े 5 बजे सुबह उठ जाती है और उसके बाद रोना और चिल्लाना शुरू कर देती है, जिससे कि उसके ससुर टुनटुन झा की नींद खुल गई। और उसने जब आकर देखा तो उसने सारी की सारी कहानी बताई कि उसे नहीं पता कि रात को इसका पति वापस घर पर कब आया और अब तो ये यहाँ पर बिजली से चिपका पड़ा है। इन सारी चीजों के बारे में पता चलते ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और इसके साथ साथ हरिओम को भी ढूंढना शुरू कर दिया। लेकिन तब तक हरिओम वहां से फरार हो चुका था और पुलिस ने हरिओम की तलाश शुरू कर दी। और दोस्तों, आप लोग इस पूरी की पूरी कहानी के बारे में सुन चुके हैं। सबसे पहले तो आप लोग ये बात मुझे बताइए कि इस घटना में असल गलती किसकी है? सोनू कुमार झा की, जो कि अपनी पत्नी का ख्याल नहीं रखा करता था। शराब पीकर वो काफी ज्यादा लेट अपने घर पर आया करता था। उसके बाद भी वो अपनी पत्नी को बहुत ज्यादा बेरहमी से मारा करता था। ये बात बहुत ज्यादा गलत है। लेकिन दूसरी तरफ जो उसकी पत्नी ने किया वो भी सही नहीं है। आप लोग इस केस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। टाइम था 23 अप्रैल 2025 का और जगह थी हरियाणा के फरीदाबाद का रोशन नगर, जब अरुण नाम का एक लड़का बहुत ज्यादा परेशानी की हालत में यूपी में रहने वाले उसके ससुर हाकिम सिंह के पास कॉल करके ये बात बताता है कि उसकी पत्नी न जाने कहां पर चली गई। रात को ये लोग एक साथ सोए थे, इनके बीच कोई कहा सुनी भी नहीं हुई। लेकिन जब वो लोग सुबह उठते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उसकी पत्नी तनु वहां से गायब हो चुकी है। उसने जाकर अपने माता पिता से पूछा। उसके माता पिता ने भी मना कर दिया कि हमने भी सुबह से अभी तक उसे नहीं देखा है। तो वो अपने रूम में नहीं थी। इसके अलावा उसने आस पड़ोस वालों में भी जहां जहां पर वो जा सकती थी उन सभी लोगों से जाकर उसने पूछताछ कर ली थी। लेकिन तनु के बारे में उसे कुछ भी पता नहीं चलता है। और कुछ एक दिनों पहले इन दोनों की अनबन हो गई थी, जिसके चलते लगातार इनकी लड़ाइयां हुआ करती थी। तो अरुण के दिमाग में ये बात आई कि हो सकता है किन्हीं बातों को लेकर वो उससे नाराज हो गई हो और जल्दी सुबह उठकर वो अपने घर चली गई हो। तो इसीलिए वो उसके पिता से पूछ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ हाकिम सिंह भी इस बात के लिए मना कर देता है कि तनु तो यहाँ पर आई ही नहीं, और अगर वो आ भी जाती है, क्योंकि हो सकता है आने में उसे थोड़ा टाइम लगने वाला हो। जिस टाइम वो लोग जागे थे उसी टाइम वो अपने घर से निकली होगी, तो कुछ एक देर के बाद तो उसे यहाँ पर आ जाना चाहिए। और जैसे ही वो यहाँ पर पहुंचेगी हम आप लोगों को बता देंगे। अरुण अब इस बात को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था, तो अपने ससुर को यही बात कहकर कि जैसे ही वो घर पर पहुंचती है प्लीज आप हमें इन्फॉर्म कर दीजिएगा, ये नॉर्मली बातें करके वो फोन काट देता है। लेकिन वो पूरा का पूरा दिन अब गुजर चुका था, लेकिन तनु वापस घर पर नहीं पहुंची। ना तो वो अपने ससुराल गई और ना ही अपने मायके। और उसके बाद तो अगले दिन वो परेशान होकर 23 तारीख को पुलिस में जाकर इस बात की कंप्लेंट कर देता है कि उसकी पत्नी इस तरीके से पता नहीं घर से ही गायब हो चुकी है। बिना बताए वो कहां पर चली गई, उसे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। जो कुछ भी वो तनु के बारे में पुलिस ऑफिसर्स को बता सकता था वो सारी की सारी बातें बता चुका था। लेकिन पुलिस वालों ने जब इस केस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करनी शुरू की तो सबसे पहले वो तनु के ससुराल जाते हैं, अरुण के घर पर, और वहां पर आस पड़ोस वालों से जो कुछ भी वो लोग पूछताछ कर सकते थे कि आखिरी टाइम में तनु को किसी ने देखा था या फिर अरुण के घर में से जिसने तनु को देखा था उनसे वो लोग पूछताछ कर चुके थे। लेकिन तनु के बारे में अब कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था। अरुण अब लगातार बार बार पुलिस के चक्कर लगा रहा था। दूसरी तरफ तनु के माता पिता भी बहुत ज्यादा परेशान थे इस बात को लेकर, क्योंकि इसकी शादी को हुए सिर्फ और सिर्फ 2 साल ही हुए थे। शादी के बाद कुछ एक दिन तक तो सारी चीजें बिल्कुल ठीक चलती हैं, लेकिन उसके बाद कुछ न कुछ बातों को लेकर तनु के बीच, अरुण के बीच लड़ाई होती रहा करती थी। और यही कारण था कि एक टाइम ऐसा भी आया जब ये लड़ाई हद से ज्यादा बढ़ जाती है और लड़ाई यहीं पर रुक जाए। इसके लिए तनु वापिस
अपने घर पर आ गई थी। कुछ एक दिनों के लिए वो अपने घर पर आई थी, लेकिन दूसरी तरफ अगर अरुण को देखा जाए, उसके माता पिता को देखा जाए, तो उनकी तो हरकतों से, उनकी बातों से ऐसा लग रहा था कि वो तो मानो तनु से पीछा ही छुड़वाना चाहते थे। अरुण उसे लेने के लिए वापस उसके ससुराल ही नहीं जाता है और इसी टाइम तनु की मां का निधन हो जाता है। तनु इस घटना के बाद अंदर तक टूट जाती है। उसके हालात अब लगातार बिगड़ते जा रहे थे। वो मानसिक तौर पर भी अब परेशान रहने लगी थी, क्योंकि एक तो उसका अच्छे से घर नहीं चल पा रहा था, दूसरी तरफ उसकी माँ का भी निधन हो गया था। तो अब वो काफी ज्यादा परेशान रहने लगी थी और जैसे तैसे कर अब हकीम सिंह ने ही अरुण से बात की, अपनी बेटी से बात की और इनका सुलझेड़ा करवाने की कोशिश की। पहले तो अरुण इस बात से भी मना कर देता है कि मुझे तो तनु के साथ रहना ही नहीं है, और असल में यहाँ पर मामला दहेज का चल रहा था। अरुण के माता पिता भूप सिंह और सोनिया का ये कहना था कि जिस तरीके की हम लोगों ने सोचा था, इस तरीके की हकीम सिंह ने शादी नहीं की है। हमने काफी सारी चीजों के बारे में सोचा था, हमारे बेटे की शादी होगी, लेकिन जो जो चीजें इन्होंने सोची थी वो तो हकीम सिंह ने दी ही नहीं। और इसी बात को लेकर इस टाइम अरुण और तनु के बीच लड़ाई हुआ करती थी। वो बार बार तनु से ये बात कहा करते थे कि अब जब भी वो वापस अपने घर पर जाए, ये ले आए, वो ले आए, और काफी सारी उनकी डिमांड थी। और असल में इसी बात के कारण इन दोनों के बीच लड़ाई भी हुई थी। बाद में तनु वापस अपने घर पर आ जाती है अपने ससुराल वालों से परेशान होकर, लेकिन इनके ससुराल वालों को इस बात से मतलब नहीं था कि इस टाइम इनका बेटा अकेला घर पर रहता है, इनकी जो बहू है वो अपने मायके में रहती है। जबकि इन्हें तो असल दिक्कत इससे थी कि पहले तो अगर शादी में इन्होंने ज्यादा खर्चा नहीं किया तो वो तो हम लोग काम चला लेंगे, लेकिन अब भी जब ये अपने घर पर जाती है तो ये पैसे वगैरह नहीं लेकर आती, कोई भी महंगा महंगा गिफ्ट नहीं लेकर आती। इन्हीं सारी बातों को लेकर अब ये इसे प्रताड़ित किया करते थे और आखिरी टाइम में इन्हीं बातों के चलते तनु अपने घर पर गई थी। तो उसके माता पिता को इन्हीं सारी चीजों के बारे में अब ख्याल आने लगते हैं कि हो सकता है आखिरी बारी में जब वो लोग तनु को लेकर गए थे तो समाज के डर से, अपनी बेइज्जती को लेकर वो लोग थोड़े अपने आप को बचाना चाहते होंगे, इसी कारण वो लोग अपनी बेटी को लेकर गए थे। लेकिन लगातार अब टाइम बीतता जाता है, लेकिन तनु के बारे में तो कुछ पता ही नहीं चलता कि आखिरकार वो गई तो गई कहां पर। तनु के पिता अब जब भी सोया करते थे तो उन्हें सपने में भी तनु ही दिखाई दिया करती थी कि मानो वो कहीं पर गुम हो गई हो। वो अपने पिता से सपने में ये बात कहा करती थी कि वो यहाँ पर बिल्कुल भी खुश नहीं है, वो जल्द से जल्द इसे यहाँ से लेकर चले जाएं। उसी टाइम उसके पिता की नींद खुल जाती और रातों को भी वो बैठकर इस बारे में सोचा करता था कि उसने अपनी बेटी को वापस उसके ससुराल जो भेज दिया था, क्या उसने ये एक गलती की थी और यही कारण है कि आज उसकी बेटी पूरे तरीके से गायब हो चुकी है। लेकिन जब से उसे ये ख्याल आने लगते हैं, बार बार उसे फील होने लगता है कि उसकी बेटी इस टाइम मुसीबत में है, तो वो और ज्यादा अब दबाव पुलिस के ऊपर बढ़ाने लगता है। पुलिस के पास जाकर रिक्वेस्ट करने लगता है कि जनाब आप जो भी कीजिए, कुछ भी कीजिए, मुझे इस बारे में नहीं पता, लेकिन मेरी बेटी के बारे में पता कीजिए। तो पुलिस अब अपनी इन्वेस्टिगेशन और तेज कर देती है। लगातार बार बार जब पुलिस के ऊपर दबाव बन रहा था, दूसरी तरफ इस टाइम अरुण भी शांत नहीं बैठा था। वो भी जाकर दबाव बना रहा था कि उसकी पत्नी गायब हो चुकी है। और इस टाइम हकीम सिंह तो काफी ज्यादा कंफ्यूज हो चुके थे कि ये बंदा अगर इसी के कारण उसकी बेटी गायब हुई है तो ये इस टाइम पुलिस के चक्कर क्यों लगा रहा है। और वो इस बात को लेकर कंफर्म भी नहीं थे कि उनकी बेटी के गायब होने के पीछे अरुण ही है। तो वो लोग सिर्फ और सिर्फ अच्छे से इन्वेस्टिगेशन चाहते थे इस केस के ऊपर, और उनके इतना ज्यादा दबाव देने के कारण ये केस सीबीआई को थमा दिया जाता है। पुलिस ऑफिसर्स अब जो इस केस के ऊपर नए इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आए थे, उन्होंने शुरुआत ही इनके आस पड़ोस से करनी शुरू की कि पुलिस ने पहले ही इस केस के बारे में काफी सारी चीजें, डिटेल्स इकट्ठी करने की कोशिश की है। लेकिन जब उन्होंने पूछताछ करनी शुरू की कि आखिरी टाइम में तनु को किस किस ने देखा था, क्या वो देखने में परेशान नजर आ रही थी या फिर इन्हीं सारी चीजों के बारे में, और जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करनी शुरू की तो उन्हें पता चलता है कि वो देखने में तो कंफ्यूज नजर नहीं आ रही थी, परेशान भी वो नजर नहीं आ रही थी, लेकिन जो अजीब घटना यहाँ पर घटी थी वो ये थी कि यहाँ पर सीवर लाइन तो है ही नहीं, लेकिन इन लोगों ने अपने घर के बाहर एक काफी बड़ा गड्ढा खुदवा दिया था। उसके बाद इनके घर के अंदर भी थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम चला था। पता नहीं यहाँ पर क्या कुछ हुआ, वो चीज काफी ज्यादा अजीब थी। तो पुलिस ने अब इन्हीं से पूछताछ करनी शुरू की कि आप लोगों ने वो
गड्ढा किस लिए खुदवाया था, वो लोग उस पाइप को ले जाकर छोड़ने वाले कहां पर थे। तो अब पुलिस को थोड़ा कंफ्यूजन होने लगता है कि इन्होंने एक गड्ढा खोदा था, उसके बाद पता नहीं उस गड्ढे का इन्होंने क्या इस्तेमाल किया होगा। तो वो लोग उन्हीं मिस्त्रियों के पास जा पहुंचते हैं जिनसे कि अरुण के घर वालों ने अपने घर का रिनोवेशन करवाया था। वहां पर जाकर मिस्त्रियों से जब पूछताछ पुलिस वालों ने करनी शुरू की तो उन्होंने ये बात बताई कि हाँ जनाब, ये चीज बहुत ज्यादा अजीब है। सबसे पहले तो उन्होंने बेमतलब ही अपने घर के बाहर एक बड़ा सा गड्ढा खुदवा दिया था। ये गड्ढा 19 तारीख को खुदवाया गया था और 21 तारीख को तो तनु गायब हो ही चुकी थी। मिस्त्रियों का ये कहना था कि जैसे ही हम लोग गड्ढा खोद के यहाँ से जाते हैं तो पहले तो इन्होंने ये बात कही थी कि पता नहीं ये क्या कुछ करवाने वाले हैं यहाँ पर, ऐसा करवाएंगे वैसा करवाएंगे, बहुत बड़ी बड़ी इन लोगों ने स्कीमें लगा रखी थी। लेकिन जैसे ही अगली सुबह हम लोग वापस लौटकर यहाँ पर आते हैं तो इन्होंने ये गड्ढा बंद कर दिया था। ये चीज देखकर हमें भी कंफ्यूजन हो रहा था कि इतना बड़ा गड्ढा पहले तो आप लोगों ने खुदवा दिया और अब रात रात में ऐसा क्या हो गया कि आपने खुद ही कसी फावड़े लेकर खुद ही ये खड्डा बंद भी कर दिया। तो अरुण की फैमिली ने ये बात कही कि हम लोगों ने जो कुछ भी प्लान बनाया था उसमें थोड़ा चेंज है। अब हम लोग जो ये सीवर लाइन वाले जैसा कि सोच रहे थे कि खुद ही हम लोग दबा कर लेकर जाने वाले हैं, यहाँ पर ऐसा करने वाले हैं, एक खड्डा बनवाएंगे, एक कुई यहाँ पर बनवाएंगे, वो सारे के सारे अब कैंसिल हो चुकी हैं और अब हम लोग सिर्फ और सिर्फ हमारे घर के जो अंदर का रेनोवेशन है वही करवाने वाले हैं। और जैसे ही इन सारी ही चीजों के बारे में इनके आस पड़ोस वालों ने डिटेल से बताना शुरू किया कि रात को तो ये खड्डा बिल्कुल अच्छे से खुला हुआ था। जैसे ही हम लोग सुबह उठते हैं तो अजीब तो हमें भी लगा था, लेकिन सामने वाला जिसका घर है, जिसने ये खड्डा खुदवाया, अगर उसे ही इन सारी चीजों से दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है, तो हमें क्या पड़ी। तो यही सारी बातें अब इनके पड़ोसी बता रहे थे और उसके बाद पुलिस ऑफिसर्स को उसी गड्ढे के ऊपर शक होने लगता है कि 19 तारीख को इसे खुदवाया गया था, 21 तारीख को यहाँ पर आकर मजदूरों ने काम भी किया था, लेकिन जैसे ही 22 तारीख को तनु गायब होती है तो ये गड्ढा भी बंद हो चुका था। तो पुलिस ने वहां पर एक जेसीबी को बुलवाया और उसके बाद जब उस खड्डे को खुदवाना शुरू किया तो पुलिस को पता चलता है कि यहाँ पर सारी की सारी चीजें नॉर्मल हैं, लेकिन लगातार एक कपड़ा बाहर आ रहा है। और जब पुलिस वालों ने धीरे धीरे कर और खुदाई करनी शुरू की तो ये बात पता चलती है कि यहाँ पर एक सिर्फ नॉर्मली कपड़ा नहीं जबकि एक इंसान भी मौजूद है और ये इंसान कोई और नहीं जबकि तनु ही है। पुलिस ने जैसे ही बॉडी को बरामद किया तो इस पूरी की पूरी फैमिली को भी पुलिस के द्वारा अपनी हिरासत में ले लिया जाता है। लेकिन अरुण, भूप सिंह, उसकी मां सोनिया इस बात से मना कर देती है, हमें नहीं पता कि ये लड़की इसके अंदर गई तो गई कैसे, हम लोग सिर्फ और सिर्फ रात को सोए थे और अगली सुबह वो पूरे तरीके से गायब हो चुकी थी। तो पुलिस ने उन्हें आराम से पकड़ा और पूछताछ करनी शुरू की कि आप लोगों ने सबसे पहले तो खड्डा खुदवाया, आपकी बहू गायब हो जाती है और वो खड्डा बंद हो जाता है, तो ये सारे कांड कोई पड़ोसी तो आकर करने से रहा। तो उन सारे ही लोगों को जब अलग अलग बैठाया जाता है और उनसे पूछताछ करनी शुरू की जाती है कि तुम्हारे पिता ने तो सारी की सारी बातें बता दी है, तुम्हारी माँ ने बता दी है, अरुण ने बता दी है, तो बाकी बचा हुआ जितना भी सस्पेंस है अगर तुम उसे दूर कर दो तो ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा। और उसके बाद इन सारे ही लोगों के द्वारा एक कहानी बताई जाती है। लेकिन इस पूरे के पूरे केस के बाद ये बात पता चलती है कि काजल को तो सच में ही इस केस के बारे में कुछ भी नहीं पता। वो सच बोल रही थी जब पुलिस ऑफिसर्स उसके पास पूछताछ के लिए गए थे और उसके बाद अरुण ने, उसके पिता भूप सिंह ने, उसकी मां सोनिया ने सारी की सारी चीजें डिटेल से बतानी शुरू की और एक काफी ज्यादा खौफनाक कहानी पुलिस के सामने आती है। उन्होंने ये बात बताई कि इनकी शादी करीबन 2 साल पहले हुई थी, लेकिन जिस तरीके से कि हम लोगों ने सोचा था कि शादी में ये दहेज मिलेगा, वो मिलेगा, काफी सारे उन्होंने अपने मन में सपने सजो रखे थे, लेकिन वैसा उन्हें कुछ भी नहीं मिलता है। और उसके बाद तो अरुण भी धीरे धीरे कर तनु से नफरत करने लगता है, क्योंकि जो कुछ भी उसकी नीड थी, जिस तरीके के उसने सपने सजोए थे, वो उसके अधूरे रह चुके थे। और अभी भी तनु अपने आप को सुधारने की कोशिश नहीं कर रही थी। कम से कम अगर वो शादी में कुछ नहीं लेकर आई तो बाद में वो अपने घर पर जब भी जाया करती थी तो कुछ न कुछ तो उनके लिए ला ही सकती थी। और इसी बात को लेकर आखिरी टाइम में इन दोनों के बीच लड़ाई हुई थी। धीरे धीरे कर ये लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि तनु को वापस अपने मायके ही जाना पड़ता है। ये लोग उसे लाना ही नहीं चाहते थे। उनके दिमाग में
तो कुछ और ही चल रहा था। वो तो उससे काफी सारे पैसे और धन ऐंठना चाहते थे। लेकिन जैसे ही तनु की माँ की मृत्यु होती है तो इसके परिवार वालों ने कहना शुरू किया कि तुम्हारी बहू अपने घर पर गए हुए काफी दिन हो चुके हैं, आखिरकार वो वापस क्यों नहीं आ रही है। तो अपनी इज्जत के लिए ये लोग इसे वापस लेकर आए थे, लेकिन वापस लाने के बाद भी इन्होंने दिल से तो इसे स्वीकारा ही नहीं था। और उसके बाद टाइम आता है 19 अप्रैल का, जब इन लोगों ने ये पूरी की पूरी प्लानिंग पहले से ही तैयार कर ली थी। इन्होंने सबसे पहले तो अपने घर के बाहर एक खड्डा खुदवाया। घर के अंदर रेनोवेशन तो पहले से ही चल रही थी। आस पड़ोस वालों ने जब पूछताछ करनी शुरू की कि भाई तूने गली में ये खड्डा क्यों खुदवा दिया, तो उनका ये कहना था कि जितना भी घर का पानी है सारा का सारा यहाँ पर गली में इकट्ठा हो जाता है, तो हम लोग यहाँ पर एक छोटा सा गड्ढा बनवा देना चाहते हैं ताकि घर का सारा पानी इसी में इकट्ठा हो जाए। लेकिन पड़ोसी अभी भी हैरान थे कि उसके लिए इतना बड़ा गड्ढा खुदवाने की क्या जरूरत थी। उसके बाद 21 तारीख की जैसे ही रात आती है तो इन्होंने पहले से ही प्लानिंग तो बना रखी थी। अरुण ने इस बात से साफ इनकार कर दिया कि वो अपनी पत्नी की जान खुद तो नहीं ले सकता। तो जैसे ही रात का टाइम होता है तो ये सारे के सारे लोग आराम से बैठकर पहले तो खाना खाते हैं। लेकिन अजीब बात उस दिन ये घटी थी कि तनु के अलावा किसी ने भी खाना नहीं खाया था, क्योंकि उसकी सास ने खाने में नींद की दवाई मिला दी थी। सारे के सारे लोग इसी तरीके से बहाना लगाकर कहीं से कहीं निकल जाते हैं। तनु जब अकेली रह गई तो उसने अपने पति से इस बारे में पूछा, लेकिन अरुण ने मना कर दिया। उसने कहा कि उसे भूख नहीं है और तनु अकेले ही खाना खाकर अपने कमरे में जाकर लेट जाती है। और जैसे ही वो लेटती है तो उसे नींद आने लगती है। अब नीचे पहले से ही भूप सिंह तैयारी कर रहा था उसे निपटाने की, तो अरुण ने इस बात से मना कर दिया कि वो अपनी पत्नी की जान नहीं ले सकता। और अब भूप सिंह एक दुपट्टा लेकर अपने बहू के कमरे में जा पहुंचता है। वहां पर जाकर वो उस दुपट्टे से उसका गला घोटने लगता है। इस टाइम तनु लगभग बेहोशी की हालत में जा चुकी थी, क्योंकि उन्होंने नींद की दवाइयां काफी ज्यादा हाई डोज की उसे दे दी थी और वो अपने आप को बचाने तक का स्ट्रगल नहीं कर पाए। वो उसकी वहीं पर जान ले लेता है और उसके बाद ये तीनों के तीनों लोग उसे पकड़कर नीचे ले आते हैं, जहां पर कि वो खड्डा इनके द्वारा खोदा गया था। ये सारा का सारा कांड इनके द्वारा रात को किया जाता है ताकि इनके पड़ोसी भी इन्हें इस कांड को करते हुए ना देख पाएं। और पूरे तरीके से जो वो वहां पर मिट्टी इकट्ठा हुई थी उसे खड्डे में डाल दिया जाता है। और बाद में उसने अपने ससुर के पास कॉल किया। अगले दिन जाकर उसने पुलिस के पास कंप्लेंट की। पुलिस यहाँ पर इनसे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भी आती है, लेकिन उस टाइम पुलिस को कोई अंदाजा नहीं था कि जहां पर उन्होंने अपनी गाड़ी खड़ी की है, जहां पर कि वो लोग खुद खड़े हैं, वहीं पर नीचे एक व्यक्ति को काफी ज्यादा बुरे तरीके से मारकर गाड़ दिया गया है। लेकिन जैसे ही इसकी बॉडी पुलिस के द्वारा बरामद की जाती है तो इनके पूरे के पूरे परिवार को ही इस टाइम गिरफ्तार कर लिया जाता है। और बाद में जैसे ही ये बात पता चलती है कि काजल को तो सच में इस केस के बारे में कुछ भी नहीं पता था, तो उसे छोड़ दिया जाता है और आखिर में इन सभी को पकड़कर जेल में डाल दिया जाता है। और आप लोग इस पूरी की पूरी कहानी को सुन चुके हैं। ऐसे लोगों के बारे में आप लोग क्या कहना चाहेंगे? एक व्यक्ति अपनी बेटी को पाल पोस कर उसे पढ़ा लिखा कर एक दूसरे परिवार को सौंप देता है, लेकिन दूसरी तरफ कभी कभार उन्हें इस तरीके के लोग मिल जाते हैं जो कि उनके घर में एक नया सदस्य आया है उससे ज्यादा उस सामान की वैल्यू करते हैं जो कि वो अपने साथ लेकर आया है। तो आप लोग ऐसी मानसिकता वाले लोगों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं आपके कमेंट्स की वेट करूंगा। और दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। इस तरीके की कहानी सुनाकर मैं आप लोगों को डिस्टर्ब तो नहीं करना चाहता, लेकिन सचेत जरूर करना चाहता हूँ कि जब भी कहीं पर अपने बच्चे के लिए एक दूसरा लाइफ पार्टनर उसका ढूंढें तो ये चीज जरूर देख लें कि वो लोग एक बच्चा चाहते हैं या फिर सिर्फ और सिर्फ दहेज के भूख में वो लोग ये शादी कर रहे हैं। टाइम था 15 जून 2025 का और जगह थी हरियाणा का करनाल, जब एक लड़का पानी से भीगा हुआ एक हॉस्पिटल में जाता है और वहां पर अपने आप को एडमिट करवाने के बाद उसने डॉक्टर्स को बताया कि वो अपनी गाड़ी i20 को लेकर अपने घर की तरफ जा रहा था। रात का टाइम था, चारों ही तरफ काफी ज्यादा अंधेरा था। इस टाइम वो गाड़ी में अकेला नहीं, जबकि उसकी एक दोस्त भी उसके साथ थी। तो जब वो ड्राइविंग कर रहा था तो उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और उसके बाद वो दोनों
के दोनों वहीं पर साइड में गुजरने वाली एक नहर दिल्ली पानीपत नहर में जाकर गिर जाते हैं। इस टाइम पानी का बहाव बहुत ज्यादा तेज था, जिसके चलते जैसे तैसे कर वो खिड़की खोलकर जैसे ही बाहर की तरफ आता है तो पानी उसे अपने साथ बहा ले जाता है। इस टाइम पानी की रफ्तार काफी ज्यादा तेज होने के कारण उसे अच्छे से तो तैरना नहीं आता था। जैसे तैसे कर वो किनारे पर पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन ज्यादा बहाव के कारण वो बार बार उसी में लगातार डूबता जाता है और यही कारण है कि उसे काफी सारे खरोंचे आ चुकी थी। इस टाइम उसके हालात काफी ज्यादा क्रिटिकल हो चुके थे, लेकिन जैसे तैसे कर वो किनारे तक पहुंच जाता है और जैसे ही वो किनारे पर पहुंचा तो उसे याद आई कि उसके साथ उसकी एक दोस्त शीतल भी उसी गाड़ी में मौजूद थी। तो वो ऊपर निकलकर अब इस नहर से नीचे की तरफ देखने लगता है कि उसकी गाड़ी कहाँ पर है, क्योंकि उसकी गाड़ी में उसकी दोस्त भी थी। तो वो रात को उसे कुछ दिखाई तो दे नहीं रहा था, तो इसी तरीके से वहीं पर काफी देर तक वो घूमता रहता है। पानी के अंदर काफी दूर से वो बहता भी आया था, जिसके कारण उसे काफी सारी चोटें भी लगी थी। तो वो अपनी चोटों की परवाह किए बिना ही वहीं पर अपनी दोस्त को ढूंढने लगता है। उसका ये अंदाजा था कि हो सकता है बिल्कुल इसी की तरह पानी में स्ट्रगल करते करते वो किसी न किसी दूसरे किनारे पर पहुंच गई होगी। तो वो वहीं पर ढूंढने लगता है उसे, लेकिन उसके हाथ कुछ भी नहीं आता और आखिर में हार थक कर वो यहाँ पर हॉस्पिटल में आया है तो उसका इलाज किया जाए। इसके अलावा यहाँ पर जल्द से जल्द पुलिस को बुला लिया जाए, ताकि पुलिस ऑफिसर्स, हो सकता है अभी भी वो लड़की वहीं पर पानी में ही रह गई होगी और पानी के अंदर वो बेहोश ना हो गई हो, तो जल्दी से जल्दी उसे ढूंढना शुरू किया जाए और हो सकता है वो किसी न किसी मुसीबत में हो तो उसे बचा लिया जाए। कुछ ही देर बाद पुलिस ऑफिसर यहाँ पर आ गए और उसने पुलिस वालों को भी इन्हीं सारी चीजों के बारे में बताया। लेकिन जैसे ही 15 तारीख का दिन निकलता है तो दूसरी तरफ नेहा नाम की एक लड़की पुलिस में जाकर एक कंप्लेंट दर्ज करवाती है। उसने पुलिस वालों को बताया कि उसकी बहन मॉडल है और आखिरी टाइम में वो सुनील नाम के एक लड़के के साथ रात को वापस अपने घर पर आ रही थी और पता नहीं वो कहां पर गए। दोनों के दोनों लोग ही इस टाइम गायब हैं। उन दोनों में से कोई भी अपना फोन नहीं उठा रहा है और वो बहुत ज्यादा घबरा चुकी है। इसके अलावा भी उसने काफी सारी बातें पुलिस को बताई, जिसके चलते पुलिस ने, जो अब वो शीतल को ढूंढ रहे थे, उन्हें पता चल जाता है कि जो ये सुनील नाम का व्यक्ति है ये भी हमें मिल चुका है। दूसरी तरफ इसकी बहन ने भी आकर इस टाइम तक इसकी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवा दी है। तो जहां पर ये एक्सीडेंट हुआ था पुलिस ने वहां पर जाकर अपनी काफी सारी टीमों को, इसके अलावा गोताखोरों को इस टाइम नहर में उतार दिया था। लेकिन गोताखोरों को एक i20 गाड़ी जरूर मिलती है, लेकिन उसकी दोनों की दोनों खिड़कियां खुली हुई थी, जिससे कि पुलिस का ये अंदाजा था कि जब उनका एक्सीडेंट हुआ था वो दोनों के दोनों आकर इस नहर में गिर गए थे। तो सुनील ने भी बाहर निकलकर अपनी जान बचाने की कोशिश की होगी, शीतल ने भी अपनी जान बचाने की कोशिश की होगी और यही कारण है कि सुनील तो हम लोगों के पास पहुंच जाता है लेकिन वो नहीं पहुंच पाई। और इस घटना के एक दिन बाद ही पानीपत पुलिस को एक डेड बॉडी मिल जाती है और ये बॉडी किसी और की नहीं जबकि शीतल की ही थी। पुलिस को इस बारे में भी काफी अच्छे से पता था कि ये नहर आगे जाकर कहां पर पहुंचने वाली है, जिसके चलते करनाल पुलिस ने पानीपत पुलिस को पहले से ही इन्फॉर्म कर दिया था और उन्होंने भी इस बारे में बताया कि हमें एक बॉडी जरूर मिली है लेकिन इसकी हालत काफी ज्यादा बिगड़ी हुई है, साफ साफ हम लोग इसे पहचान नहीं सकते, तो आप लोगों को आकर इसकी पहचान खुद ही करनी होगी। और इसके अलावा काफी ज्यादा जो अजीब चीज हम लोगों को मिली है वो ये है कि इसके ऊपर तो काफी सारे हमले किए गए हैं, लेकिन उसे पहचानने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। तो शीतल की बहन नेहा को वहां पर बुलाया जाता है, लेकिन उसके हाथ पर मौजूद और उसके सीने पर मौजूद टैटू को देखकर वो कंफर्म हो जाती है कि ये कोई और नहीं जबकि उसकी बहन शीतल ही है। अब पुलिस ने सबसे पहले तो सुनील को गिरफ्तार किया और उससे पूछताछ करनी शुरू की कि भाई हम इस बात के लिए तो हाँ भर लेते हैं, तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था, तेरा हाथ वगैरह बहक गया होगा और तुम लोग जाकर नदी में गिर गए थे, वहां पर हो सकता है शीतल डूब गई होगी, उसकी मृत्यु हो गई होगी, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि इसके गले पर भी एक वार किया गया है, दूसरी तरफ इसके सीने पर 7 के आसपास वार किए गए हैं, वो भी एक तेज धारदार हथियार से। तो आखिरकार ये कांड कौन करने लगा? और ऐसा तो है नहीं कि किसी की इसके साथ पर्सनली दुश्मनी थी, वो तुम लोगों का पीछा कर रहा था। जैसे ही उसने देखा कि तुम्हारी गाड़ी जाकर नहर में गिर चुकी है तो वो
तुम्हारी गाड़ी जाकर नहर में गिर चुकी है। और दूसरी तरफ शीतल जब तैरती तैरती किनारे तक पहुंचती है तो उस टाइम भी वो वहीं पर खड़ा हुआ था और उसने बाहर निकालकर इसके ऊपर हमले करके उसने वापस से इसे नहर में फेंक दिया होगा और ये बहते बहते 80 किलोमीटर दूर पानीपत जा पहुंची। तो पुलिस ने सुनील को पकड़कर उससे जब अच्छे से पूछताछ करनी शुरू की तो पहली बार में तो सुनील मना कर देता है कि जनाब वहां पर हम लोगों का जब एक्सीडेंट हो चुका था मुझे नहीं पता कि उसके बाद क्या कुछ हुआ होगा। लेकिन इस टाइम नेहा सामने आती है और उसने कुछ एक बातें इस टाइम पुलिस को ऐसी बता दी थी जिससे कि पुलिस ऑफिसर कंफर्म हो चुके थे कि इस घटना के पीछे कोई और नहीं जबकि सुनील ही है। दरअसल नेहा ने ये बात बताई थी कि उसी रात जब सुनील उसे लेने के लिए गया था वो दोनों के दोनों अपनी गाड़ी i20 में वापस घर पर आ रहे थे। तो उस टाइम उसकी बहन की उसके पास कॉल आई थी और वो रोते रोते ये बात कह रही थी कि इस टाइम उसका सुनील के साथ झगड़ा हो चुका है और वो दोनों आपस में लड़ाई कर रहे थे और सुनील ने उसे काफी ज्यादा बुरे तरीके से पीटा है। यही नॉर्मली अब इनके बीच बात हुई थी। उसके बाद ये फोन कट जाता है तो वो थोड़ी परेशान जरूर होती है, लेकिन जब उसने देखा कि अभी तक उसकी बहन वापस घर पर नहीं आई तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो गई और अगली सुबह तो वो जाकर पुलिस के पास उसकी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवा ही देती है। और उसी टाइम उसने पुलिस को इन सारी ही चीजों के बारे में बताया था कि की बहन सुनील नाम के एक लड़के के साथ आ रही थी और वहां पर उन दोनों की लड़ाई हुई थी। तो उसे पूरा का पूरा शक यही है कि ये जो यहाँ पर इसकी बहन गायब हुई है उसके पीछे कोई और नहीं जबकि सुनील ही है। तो पुलिस अब सुनील से थोड़ा सख्ताई से पूछताछ करती है। दूसरी तरफ उसकी बहन को वहीं पर बैठाकर उससे भी जब पूछताछ की जाती है तो एक कहानी सामने आती है और ये बात पता चलती है कि नेहा और उसकी बहन शीतल यहाँ पर हरियाणा के रहने वाले नहीं थे जबकि ये लोग बिहार के रहने वाले थे। बाद में इन दोनों की शादी हरियाणा में हो जाती है। शीतल अपने पति के साथ काफी अच्छे से रहा करती थी, लेकिन दूसरी तरफ उसका एक शौक था, वो एक मॉडल बनना चाहती थी। तो शूटिंग के लिए बार बार उसे बाहर जाना पड़ा करता था। इस टाइम तक इसके 2 बच्चे भी हो चुके थे, लेकिन इसके पति को ये सारी की सारी चीजें इसकी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और अक्सर इन दोनों के बीच लड़ाई हुआ करती थी। और एक टाइम ऐसा भी आया जब शीतल और उसका पति दोनों ही अलग हो जाते हैं। इसके दोनों ही बच्चे उसके पति के पास रहने लगते हैं। तो अब शीतल बिल्कुल अकेली पड़ चुकी थी, लेकिन दूसरी तरफ इसकी बहन नेहा की भी शादी हरियाणा में ही हुई थी। नेहा का पति अब फॉरेन कंट्री में रहा करता था। तो नेहा पूरा दिन जब अपने घर पर अकेली रहती और उसे पता चलता है कि उसकी बहन के हालात आज के टाइम में कुछ ऐसे बन चुके हैं तो उसने अपनी बहन से ये बात कही कि वो इसके यहाँ पर आकर रह सकती है, इसमें उसे कोई दिक्कत नहीं। और अब उसके पास जब घर परिवार ही नहीं है तो वो बाहर कहां पर अब रहेगी, उसका गुजारा कैसे होगा। तो इन्हीं सारी चीजों के बारे में सोचकर शीतल भी अपनी बहन नेहा के पास आ जाती है। ये इसी के पास रहकर अब छोटा मोटा काम धंधा ढूंढने लगती है और काम करने के लिए उसका सिलेक्शन एक होटल में हो जाता है। वो होटल सुकून में जाकर काम करने लग जाती है। वहां पर उसे सेलेक्ट कर लिया गया था और यहीं पर होटल सुकून के मालिक सुनील से उसकी मुलाकात होती है। मुलाकात के बाद ये लोग धीरे धीरे कर एक दूसरे के काफी ज्यादा नजदीक आ जाते हैं। और जब सुनील को इस बारे में पता चलता है कि शीतल मॉडलिंग करना चाहती है, इसके पास ज्यादा पैसे नहीं हैं, लेकिन ये इसके अंदर अपना फ्यूचर बनाना चाहती है, तो ये बात कही जाती है कि सुनील ने अपनी 4 बीघा जमीन बेच दी ताकि उसे आने जाने में कहीं पर भी अगर इसकी शूटिंग हो तो उसमें उसे दिक्कत ना हो। और वो काफी सारे पैसे इस टाइम शीतल को दे चुका था। वो मन ही मन इसे प्यार किया करता था, जिसके चलते ये इसके लिए कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार था। इसके कहीं पर भी शूट होते तो वो उसे वहां पर लेकर जाता और इसके अलावा भी वो उसकी मदद करने में कोई भी कमी नहीं छोड़ा करता था। और यही कारण था कि उस रात भी इसका आहार विलेज में एक शूटिंग का प्रोग्राम था। तो सबसे पहले तो सुनील इसे वहीं पर छोड़ने के लिए जाता है। उसके बाद वो रात को उसे वहां से वापस लेने के लिए भी जाता है, लेकिन जब वो उसे वापस लेकर आ रहा था उसी टाइम उसने उसके हाथ पर एक
एक टैटू देखा। इस टाइम शीतल ने एक विशाल नाम के लड़के का अपने हाथ पर टैटू छपवा रखा था और इसके बारे में जब सुनील ने उससे पूछा तो उसने सारी की सारी चीजें उसे डिटेल से बतानी शुरू की कि वो एक लड़के से बहुत ज्यादा प्यार करती है, वो उसी के साथ शादी करना चाहती है। इससे पहले उसने इसके बारे में कुछ भी सुनील को नहीं बताया था, क्योंकि इससे पहले सुनील काफी बार इसके सामने शादी का प्रपोजल रख चुका था। शीतल भी इसे पसंद तो करने लगी थी, लेकिन जैसे ही शीतल को इस बारे में पता चलता है कि इसकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है, वैसे तो शीतल की भी शादी हो चुकी थी, लेकिन इस टाइम उसका डिवोर्स हो चुका था। इसके दोनों ही बेटे इसके पति के पास रहा करते थे, लेकिन दूसरी तरफ अगर सुनील को देखा जाए, उसकी शादी हो चुकी थी और वो अपनी पत्नी के साथ इस टाइम अपने घर पर रहा करता था। इसका भी एक बच्चा था और इसकी फैमिली काफी ज्यादा हंसी खुशी इस टाइम रहा करती थी। तो शीतल इस बात से इनकार कर देती है कि उसका डिवोर्स हो चुका है, लेकिन दूसरी तरफ सुनील इस टाइम अपनी फैमिली के साथ रहता है, तो वो उसके साथ शादी नहीं कर सकती। सुनील इसके प्यार में काफी ज्यादा पागल हो चुका था, तो उसने यही बात साफ साफ उसे बता दी थी कि वो इसके साथ शादी करने ही वाला है, और यही कारण था कि वो कहीं पर भी उसे अकेला नहीं छोड़ा करता था। किसी भी चीज के लिए उसे लेकर जाना होता तो साथ में जाया करता था। और 14 जून को भी उसकी रात की एक शूटिंग थी, तो वो उसे रात को सबसे पहले तो छोड़ने के लिए आता है, और उसके बाद काफी ज्यादा जब रात हो चुकी थी, सुबह होने ही वाली थी, तो वो उसे वहीं पर लेने के लिए भी आ जाता है। और उसी टाइम उसने देखा कि शीतल ने इस टाइम किसी विशाल नाम के लड़के का टैटू अपने हाथ पर छपवा रखा है, तो इस चीज को लेकर वो हद से ज्यादा गुस्से में आ जाता है, और उसके बाद इन दोनों के बीच लड़ाई होने लग जाती है। और ये लड़ाई में अपने पास इसने पहले से ही एक चाकू रख रखा था, उससे वो शीतल के ऊपर हमला कर देता है। काफी सारे वो उसके ऊपर हमले करता है, गुस्से में वो उसकी जान तो ले लेता है, लेकिन अब उसे ये बात समझ नहीं आ रही थी कि अब वो करे तो क्या करे, क्योंकि पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन करेगी, दूसरी तरफ इसकी बहन नेहा घर पर पहुंचते ही ये बात पूछेगी कि शीतल कहाँ पर है, तो वो क्या जवाब देगा। तो इस कांड से बचने के लिए, वैसे तो शीतल ने अपने आप को बचाने के लिए काफी सारे हमले इसके ऊपर भी किए थे, तो आखिर में वो उसकी जान ले लेता है और अपनी i20 गाड़ी को वहीं की पास की नहर, दिल्ली पानीपत नहर में कुदा देता है। उसके बाद उसे काफी अच्छे से तैरना आता था। उसने ये बात पुलिस वालों को बताई कि वो तो काफी ज्यादा मुश्किल से उस पानी से बाहर निकल कर आया था, और इसे निकलने में इसे काफी सारी चोटें आई थी। उसने जाकर हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाना शुरू कर दिया ताकि पुलिस वाले इसके ऊपर शक ना करे। उसने पुलिस के पास भी इन्फॉर्म कर दिया था कि हम लोगों का एक्सीडेंट हो चुका है, आप लोग जाकर शीतल को संभाल लीजिए। उसका ये अंदाजा था कि शीतल की अब डेड बॉडी पुलिस ऑफिसर्स को कभी मिलेगी ही नहीं, और अगर मिल भी जाती है तो वो हो सकता है हरियाणा को बिल्कुल पार ही कर जाए, और पता नहीं कहां पर जाकर वो बॉडी किसी को मिलने वाली है। तो आपस में ये लोग कभी कॉम्बिनेशन बना ही नहीं पाएंगे कि ये बॉडी कहां से तैरते हुए आई है, किस राज्य में, किस जिले में एक हत्या हुई है। तो इन्हीं सारी चीजों का अंदाजा लगाते हुए उसने जाकर पुलिस को इन्फॉर्म किया था, लेकिन अब तो पुलिस को इन सारी ही चीजों के बारे में डिटेल से पता चल चुका था, तो पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और जेल में डाल दिया। वैसे दोस्तों, आप लोगों ने इस पूरी की पूरी कहानी को सुन लिया है। आप लोग इस केस के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि आखिरकार असल गलती किसकी थी? शीतल की, जिसने कि इस बात से साफ साफ इनकार कर दिया कि उसका घर पहले ही टूट चुका है, तो वो नहीं चाहती कि किसी और का भी घर टूटे, क्योंकि यहाँ पर बात सिर्फ और सिर्फ सुनील की नहीं, जबकि उसकी पत्नी और उसके बच्चे की भी हो रही थी। क्योंकि अगर शीतल इससे शादी कर लेती तो उन बेचारों का क्या होता, और देखा अगर अब जाए तो अभी भी उन बेचारों की क्या गलती थी। सुनील को तो अब जेल जाना पड़ेगा, और उन लोगों की अब पीछे से देखभाल कौन करेगा? या फिर दूसरी तरफ शीतल को इस बारे में देखना चाहिए था कि इस बंदे ने इसके लिए अपनी जमीन तक बेच दी है, ये इसके ऊपर कितना ज्यादा खर्चा कर रहा है, तो टाइम रहते वो इसे इस बात से मना कर दे। वो तो अपनी शूटिंग पर निकल पड़ा करती थी, जाकर मॉडलिंग के अपने कैरियर में वो घुसी हुई थी। उसने सुनील की तरफ कभी इन सारी ही चीजों को लेकर सोचना जरूरी समझा ही नहीं। आप लोग इस केस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।